So very good morning to every one of you all. Good morning, my virtual students. So I hope you all had prepared for the test and your test went well. फेस टू फेस बच्चों का तो टेस्ट काफ़ी अच्छे से गया और उस बहाने से उनके वो चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं. एंड नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट ऑल्सो. मैंने आपको बोला है 3 टेस्ट हम लोग ले गए और 1/3 हिस्से में हम लोग सिलेबस को डिवाइड करके 3 टेस्ट हमारे हो जाएंगे. अगला टेस्ट के लिए आप चैप्टर 7 के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो, क्योंकि अगले टेस्ट में चैप्टर 7 और 2 तो है ही, और प्लस और 2 चैप्टर्स भी होने वाले हैं. बट डोंट वेट कि वो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए फिर हम प्रिपेयर करेंगे. अब हम क्लास को छुट्टी नहीं देंगे, कंटिन्यूसली हमारी क्लासेस चलती रहेगी. तो साइमल्टेनियसली आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप घर पे पढ़ते जाओ, है ना. तो लेट्स स्टार्ट. टुडे वी विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 जो हमारा अधूरा था ना, वो चैप्टर 2 को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स रॉक गाइस, कम ऑन वर्चुअल किड्स. आई होप यू ऑल आर देयर. आकांक्षा आ जाइए. वंशिका, गुड. लेट्स स्टार्ट. आई थिंक सेक्शन 12 तक हमारा हो चुका था ना. हम लोग चार्ट नंबर 2.7 पे है, जहां पे अब हम लोग करने वाले हैं रिवीजन ऑफ सेक्शन नंबर 13. सेक्शन 13 बात करता है मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन के बारे में. किसके बारे में? मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन के बारे में. अब आप लोग जानते हो मेमोरेंडम में क्या क्या क्लॉजेस होते हैं. NRLOC पार करके आ गए. सबसे पहले इज द नेम क्लॉज, देन द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, देन द लायबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, फिर क्या है, एंड द एसोसिएशन क्लॉज. अब एक एक करके सारे क्लॉजेस को हम लेते हैं और उनके अल्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. 1 मिनट. यहां पे मैंने एक अच्छे से समरी बनाई थी, अगर मिलती तो ठीक, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए वापस से लिख लूंगी. आई डोंट माइंड. कन्वर्शन, 1 ही मिनट देना मेरे को. मेरे लिए चाय लेके आ जाना. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ. सुनो, एक एक हम लोग क्लॉज देखते हैं, फटाफट करते हैं. सेक्शन 13 आज पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. क्या क्या क्लॉजेस है मेमोरेंडम के, बताओ तो. अरे बोलो ना. वर्चुअल किड्स आप लोग भी चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हो. हम लोग देख रहे हैं सेक्शन नंबर 13 जो बात कर रहा है मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन के बारे में, और ये सारे उसके क्लॉजेस है, जिसमें से हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का अल्ट्रेशन जो है ऑलरेडी हमने कर लिया था, क्योंकि हमने जब सेक्शन 12 देखा था उसी के साथ साथ थोड़ा सा एक्सटेंशन करके हमने शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट का भी प्रोसीजर देख लिया था, जो एक्चुअली बात किया गया था सेक्शन 13 में. बट क्योंकि तब हम रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में ही बात कर रहे थे, हमने ये वाला मैटर भी तब ही डिस्कस करके बात को कर लिया था कंप्लीट. अब बाकी सारी बातें, इसमें से वन मेन क्लॉज इज द अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज. कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज कैसे अल्टर होता है? पहली बात तो, कैन अ कंपनी अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. आज अगर एसपीसी इनकॉर्पोरेट हुआ है ऐसे सीए स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मे बी 10 साल बाद हमें लगे कि क्या छिछोरापन हो गया इस बिजनेस में, कुछ भी चालू है, हर कोई बंदा टीचर बन जा रहा है. आप अच्छा पढ़ाओ ना पढ़ाओ, कंटेंट दो ना दो, बस रील्स अच्छे बनाओ, ऐसा सारा बिजनेस हो गया है. सो नाउ वी आर फ्रस्ट्रेटेड, लाइक नहीं यार ये बिजनेस नहीं करना है. अब
कुछ क्वालिटी नहीं रहा, चलो उसके बदले काम करते, कोरेगांव पार्क में शराब की दुकान ही खोल लेते हैं, पता तो है भाई कस्टमर लॉयल रहेगा, है ना। तब ऐसे केस में अब एसपीसी जो है वो क्या करना चाहता है, अल्कोहल के बिजनेस में घुसना चाहता है। आप मुझे बताओ आज के मेमोरेंडम के हिसाब से कैन वी डू दैट? नहीं, आज के मेमोरेंडम के हिसाब से ये चीज हम नहीं कर सकते, बिकॉज दिस विल बी अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज। बट हां, अगर हम चाहे बाय फॉलोइंग सेक्शन नंबर 13 वी कैन चेंज आर ऑब्जेक्ट क्लॉज, वी कैन चेंज आर ऑब्जेक्ट क्लॉज। ओके, तो कैसे होता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज? पहली बात तो जो रेजोल्यूशन लगता है, ओके, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने के लिए, ओके, वेरी गुड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज। सबसे पहली बात तो रेजोल्यूशन जो लगता है विल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और आप लोग जानते हो चैप्टर नंबर 7 आपका हो चुका है। जैसे ही एसआर पास होता है, फॉर्म नंबर MGT 14 will be filed within a period of 30 days. Along with that, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी आप कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो, आप समझो जो पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वही पर्पस को आप चेंज कर रहे हो। यहां पे लॉ मेकर कहता है आप लोगों को डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट करने का देना होगा ऑप्शन। यू आर सपोज टू गिव द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स एन ऑप्शन टू एग्जिट। तो देखो, आप एसआर तो पास करोगे, एसआर अगर पास हुआ तो ही क्या आप आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकते हो। अगर एसआर पास नहीं हुआ, कैन यू चेंज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज? नहीं। तो एसआर पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो एसआर तो पास हो गया, अज्यूम करते 80% लोगों ने हां बोल दिया और 20% लोगों ने ना बोला है। एसआर तो पास हो गया, क्योंकि एसआर के लिए कितने लोगों का कंसेंट लगता है? 75%। एसआर तो पास हो गया, बट लॉ मेकर कहते हैं यू कैन नॉट ओनली थिंक अबाउट दोज पीपल हु हैव सेड यस, आप द वेरी पर्पस फॉर विच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड उसी को चेंज कर रहे हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, ये जो 20% लोग हैं जिन्होंने एसआर के लिए मंजूरी नहीं दी थी, उनको आपको देना पड़ेगा ऑप्शन टू एग्जिट। सो मे बी हम क्या करेंगे, उनको अपने शेयर सरेंडर करने बोलेंगे और कंपनी उसके बदले में उसको दे देगा उनका पैसा। तो उसके वजह से कोई भी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि देखो एजुकेशन से अल्कोहल पे शिफ्ट होना क्या ये एक बड़ी बात है, शेयर होल्डर के लिए भी, क्रेडिटर के लिए भी, डेटर के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, इन शॉर्ट सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। तो जब हम एसआर पास करवाते हैं अपने मेंबर्स से, ये तो मेंबर्स का पैसा है जिससे आप धंधा कर रहे हो, समझो। आप उनके बगैर आप कुछ नहीं हो, वो लोग कंपनी के मालिक हैं, आप लोग तो सिर्फ उनके बिहाफ पे मैनेज कर रहे हो, ये मत भूलो। आप पहले वो है, उनसे आप हो। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा ऑप्शन टू एग्जिट। ओके, अलोंग विद दैट, जैसे ही आपने आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर दिया है, यू विल ऑल्सो हैव टू एडवर्टाइज अबाउट द सेम इन 2 न्यूज़पेपर्स, एक इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो 2 न्यूज़पेपर में आप इस बारे में पब्लिकेशन दोगे, और ये जो 2 न्यूज़पेपर है, एक रहेगा इंग्लिश, यस, और एक रहेगा वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो ऐसे करके आप क्या करते हो, आपके कंपनी का चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट क्लॉज। मैं वापस से पूछना चाहती हूँ, कोई भी कंपनी क्या अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकती है? यस, बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर। इसी से एक्चुअली जुड़ा हुआ है, कंपनी का नाम और कंपनी का काम सिंक में होने चाहिए। तो अगर कोई कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रही है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ साथ इनहेरेंटली कंपनी को अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा। स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट डू शराब का बिजनेस। स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, नाम
और काम एक दूसरे से मैच होना जरूरी है। देखो आप प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखो। एप्पल कंप्यूटर्स लिमिटेड था जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एप्पल कंप्यूटर्स नाम से आपको समझ में आ रहा था ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, कंप्यूटर्स। बट कुछ समय बाद एप्पल ने अपना स्कोप ऑफ ऑपरेशन बढ़ा दिया। इट स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर आईपॉड्स, आईपैड्स, आईफोन, एयरपॉड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब उसके बाद कंपनी ने अपना नाम एप्पल कंप्यूटर्स से एप्पल इनकॉर्पोरेशन पे शिफ्ट कर दिया। आपका काम और आपका नाम मैच होना चाहिए। वैसे ही अगर आप देखते हो, आपने सुनो ना क्या हुआ, हाँ बट उसका 90% सेल्स और रेवेन्यू जो है अभी भी उसी से आ रहा है ना। तो उसने डाइवर्सिफाई किया है, बट इफ इट वांट्स टू इट कैन चेंज, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपका मेन बिजनेस जो है वो मैच होना चाहिए। दीज आर एंसिलरी यूनिट्स। हाँ, तो अब एंसिलरी में तो अभी हम लोग बुक्स भी बेचते हैं, तो अभी क्या हम लोग लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी कभी कभार प्रोवाइड करते हैं, हम लोग गुरुकुल भी चलाते हैं। तो अभी क्या इतना बड़ा नाम थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, बट लाइब्रेरी चलाना इज नॉट आवर कोर बिजनेस, समझो आप। बट इट इज समथिंग दैट इज एंसिलरी टू द मेन बिजनेस। अब ब्रिटिश लाइब्रेरी है एफसी रोड पे, उसका मेन बिजनेस लाइब्रेरी चलाना है, तो उसका नाम ही वैसा है, ब्रिटिश लाइब्रेरी। हम लोग लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट व्हाट इज आवर कोर, क्लासेस। तो वैसा दैट शुड बी इन सिंक। जैसे मैं आपको बताती हूं, रिलायंस फ्रेश पहले नाम था, जो क्या करता था, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देता था, ओके, इन अ कॉर्पोरेट स्टाइल। बट लेटर ऑन इट एक्सपांडेड इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड इट एंटर्ड इनटू किराना। सो नाउ इट इज तो रिलायंस रिटेल हो गया नाम। अब वो गेहूं भी, चना भी, चावल भी, शक्कर भी, साबुदाना भी, शेंगदाना भी, तेल भी, साबुन भी, सब बेचता है, समझ रहे हो आप। सो नाउ आपका काम और आपका नाम एक दूसरे से मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए मतलब इन लाइन होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू योर काम। क्लासेस के नाम पे हम शराब का धंधा नहीं कर सकते, वो समझो आप। गॉट इट? यस। सो दिस इज द प्रोसीजर थ्रू विच यू कैन चेंज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, RELIANCE, रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस रिटेल। या तो एप्पल का एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे करके हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज और हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो है वो हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इजी, लायबिलिटी क्लॉज। अच्छा, लायबिलिटी क्लॉज में आप लिखते क्या हो, पहले वो बताओ। मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है। इसको इधर रख सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे को इधर देखना आसान है ना, ऐसे बार बार चार्ट देखना पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे को, इस एंगल में बैठे हो तो। वर्चुअल किड्स, कम ऑन गाइस, बताओ ना मेरे को क्या लिखते हो आप लोग, बताओ, मैंने सुना नहीं। लायबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है, क्या यही लिखते हो आप लायबिलिटी क्लॉज में? अरे बोलो ना, आप बताओ। सपोज मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मैंने 10 शेयर्स खरीदे, शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स। अचानक से कंपनी कहती है नहीं नहीं, आपकी लायबिलिटी अब अनपेड वैल्यू तक तो थी, बट उसके साथ साथ 100 रुपए भी आपको देने पड़ेगा अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है। तो हमारी कंपनी अब मेंबर्स की लायबिलिटी को चेंज करना चाहती है, ऐसे ही। या अगर गारंटी कंपनी है जहां पे हमने 500 रुपए लिखा है, 500 के बदले 5000 कर लिया, क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है? आप लायबिलिटी क्लॉज को ऐसे ही अल्टर नहीं कर सकते। लायबिलिटी क्लॉज एक ही केस में अल्टर हो सकता है, एंड दैट इज व्हेन योर टाइप ऑफ कंपनी इज चेंजिंग। अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स से लिमिटेड बाय गारंटी होती है, या मेरी कंपनी थी लिमिटेड बाय गारंटी ओनली, अब कन्वर्ट हो रही है इनटू अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, या तो चलो आई गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम अ गारंटी कंपनी इनटू एन अनलिमिटेड कंपनी, जो भी है। पते की बात यह है, मेरी कंपनी का टाइप चेंज हो रहा है।
अगर मेरी कंपनी का टाइप चेंज होता है तो ही आई विल बी अलाउड टू चेंज माय लायबिलिटी क्लॉज। वैसे ही कैपिटल क्लॉज को भी आप अल्टर करना चाहते हो तो कैपिटल क्लॉज पहले तो मेरे को आपको बताना ये है कि व्हेन डज द कैपिटल क्लॉज गेट अल्टर्ड, व्हेन, हाउ इट विल गेट अल्टर्ड, हाउ इज रिटन अंडर सेक्शन नंबर 13 कि कैपिटल क्लॉज अल्टर कैसे करोगे वो 13 में लिखा है, बट व्हेन इज द कैपिटल क्लॉज गेटिंग अल्टर्ड? कंपनी के कैपिटल क्लॉज में आप लिखते हो कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कंपनी के कैपिटल क्लॉज में आप क्या लिखते हो? कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। यही कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कब कब चेंज होता है? लेट्स चेक इट आउट। 5 केसेस है, 5 जब कंपनी का कैपिटल क्लॉज होता है अल्टर। What are these 5 cases? ये देखो आपकी स्क्रीन पे, आप अगर चाहते हो इसका फोटो ले लीजिए। दिस इज नॉट गिवन अंडर सेक्शन नंबर 13, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 61। कब कब होता है कंपनी का कैपिटल क्लॉज अल्टर? सुनो ना, जब आप आपके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो या तो आप आपके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हो, मतलब कम कर रहे हो। जब शेयर्स को आप कंसोलिडेट करते हो, सब डिवाइड करते हो या कन्वर्ट करते हो शेयर्स इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स, ये 5 केसेस में आपका कैपिटल क्लॉज होता है अल्टर, क्योंकि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो रहा है चेंज। अज्यूम करते हैं, सुन रहे हो क्या आप लोग? एक कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 लाख, और ये कंपनी ने सारे के सारे 10 लाख शेयर्स इशू भी कर दिए, ये सब्सक्राइब भी हो चुके हैं और अमाउंट भी पे कर दिया है। इशू भी हो गए हैं, सब्सक्राइब भी हो गया है और मेंबर्स ने इसका अमाउंट भी पे कर दिया है। इन शॉर्ट पूरा का पूरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। कंपनी को और पैसों की जरूरत है। क्या कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से क्या कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? जितना ऑथराइज था, क्या अब इशू, सब्सक्राइब, पे हो चुका है? करंट सिचुएशन के हिसाब से कंपनी और शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। बट अगर कंपनी को लोन लेना ही नहीं है, जैसे कि एसपीसी इज अ डेट फ्री कंपनी, वी डोंट बिलीव इन लोन्स, है घर का पैसा तो घर का ही डालो ना, क्यों बोरो करके पैसा डालना है? अब ऐसे केस में अगर कंपनी और पैसा डालना चाहती है बट डेट नहीं लेना चाहती है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को करना पड़ेगा इंक्रीज। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को करना पड़ेगा इंक्रीज। फर्स्ट वी विल अल्टर द कैपिटल क्लॉज, और जहां पे से फॉर एग्जांपल कैपिटल क्लॉज हमारा 10 लाख था, अब हम उसको इंक्रीज करके कर देंगे 50 लाख। हम क्या कर रहे हैं? हमारे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को कर रहे हैं इंक्रीज। क्या कर रहे हैं? कैसे इंक्रीज करना है वो हम देखेंगे सेक्शन 13 में। बट increasing the authorized share capital results into alteration of the capital clause. Increase का exact opposite is cancellation of shares. Increase का exact opposite क्या है? Cancellation of shares. नहीं, बायबैक नहीं होता है। बायबैक में तो आप वो शेयर्स बाय कर रहे हो जो सब्सक्राइब्ड है। यहां पे हम इन शेयर्स को कैंसिल करने की बात है जो ऑथराइज शेयर कैपिटल का कंपोनेंट है, जो कभी सब्सक्राइब नहीं किया गया है। बायबैक इज नॉट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। वापस से सुनो, बायबैक में आप वो शेयर्स बाय कर रहे हो जो इशू है और सब्सक्राइब भी है। हम कैंसिलेशन में उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं जो कभी इशू, मतलब जो कभी सब्सक्राइब
नहीं हुए हैं, जो कभी भी सब्सक्राइब नहीं हुए। ऐसा हो सकता है, देखो कंपनी के 1 लाख शेयर्स है ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने शेयर्स है? ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब अमाउंट वाइज 10 लाख। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। 1 लाख इंटू 10 लाख। कंपनी ने सारे शेयर्स इशू करे, इशू तो किए, बट सब्सक्राइब हुए से फॉर एग्जाम्पल 95,000 शेयर्स। ओके, कितने शेयर सब्सक्राइब हुए? जब हम बैलेंस शीट में लिखते ना, हम लिखेंगे इशूड 1 लाख शेयर्स, सब्सक्राइब 95,000। कोई भी तीसरा व्यक्ति जो है उसको ऐसा लगेगा कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए थे उतने सब्सक्राइब नहीं हुए, मतलब कंपनी में कुछ दिक्कत है। इशूड 1 लाख शेयर्स, सब्सक्राइब 95,000 शेयर्स, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो अब दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो ऐसे केस में अब लॉ मेकर्स क्या सोचते हैं? लॉ मेकर्स मतलब कंपनी क्या सोचती है कि हम हमारे ऑथराइज शेयर कैपिटल को ही 1 लाख से कम करके 95 पे लेके आ जाएंगे। तो ऑथराइज 95, सब्सक्राइब 95। हमने किसको कैंसिल किया है? वो 5,000 शेयर्स जिसको जनता ने कभी सब्सक्राइब किया ही नहीं है। बायबैक अगर होता ना तो वो 95,000 शेयर्स का होता। समझा आपको? हम यहां पर, हाँ, और बायबैक होता है ऑफ ओनली फुली पेड अप शेयर्स, ठीक है। बट यहां पे जो हम कैंसिल कर रहे हैं, हम किसको कैंसिल कर रहे हैं? उन शेयर्स को जो कभी सब्सक्राइब हुए ही नहीं है, जो कभी सब्सक्राइब हुए ही नहीं है। और इसीलिए कैंसिलेशन इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हम लोग और एक सेक्शन आगे देखने वाले हैं, सेक्शन नंबर 66, ओके, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। वहां पे भी जब आप शेयर्स रिड्यूस करते हो ना, आप वो शेयर्स रिड्यूस कर रहे हो जो सब्सक्राइब हुए हैं। कैंसिलेशन में तो आप वो शेयर्स कैंसिल कर रहे हो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए। आप अगर चाहते हो आप कैंसिलेशन के उधर लिख लो ना, कैंसिलिंग दो शेयर्स विच हैव नॉट बीन सब्सक्राइब्ड, विच हैव नॉट बीन सब्सक्राइब्ड। हाँ, किस बारे में? ऑथराइज कम हुई, बट उससे जनता को फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा, समझो आप, बिकॉज नोबडी इज इन्वॉल्व्ड इन द कैपिटल। एसपीसी का ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 करोड़ है ऑथराइज्ड। इशूड कितना है आपको पता है क्या? 1 लाख। हाँ, 50,000 मैंने दिए, 50,000 सर ने दिए, उससे हमने कंपनी खड़ी की। तो हम 50 करोड़ को कम कर रहे हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सर को भी नहीं और मुझे भी नहीं। बट अगर ये 1 लाख जो 50,000 मैंने दिए और 50,000 सर ने दिए, उसको अगर हम छेड़ रहे हैं तो सबको फर्क पड़ेगा, मुझे भी, और सपोज अगर एसपीसी के क्रेडिटर है, क्रेडिटर को भी उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल पे इंपैक्ट आ रहा है ना। आप समझ रहे हो? वो 50 करोड़ का अगर हमने 30 करोड़ भी कर दिया, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो आप? तो आप अगर चाहते हो वर्चुअल किड्स, आप लोग भी कैंसिलेशन के उधर लिख सकते हो, कैंसिलिंग दोज शेयर्स विच हैव नॉट बीन सब्सक्राइब्ड is going to result into cancellation of shares। बट आप वो कंपोनेंट ही कैंसिल कर रहे हो जो ऑथराइज्ड का पार्ट है, इसीलिए इससे क्या होता है? आपका कैपिटल क्लॉज होता है अल्टर, आपका कैपिटल क्लॉज होता है अल्टर। तो देखो यहां पे क्या क्या हुआ है। क्या हुआ? किसमें? अच्छा, अनलिमिटेड से गारंटी पे आप जा रहे हो। बट एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप अनलिमिटेड से अगर आप गारंटी कंपनी में भी जा रहे हो, वैसे भी अदरवाइज भी अनलिमिटेड कंपनी में भी
लाइबिलिटी तो मेंबर्स की तभी अराइज होती है जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। जब तक कंपनी का गोइंग ऑन कंसर्न चालू है तब तक तो आप मेंबर्स से पैसा नहीं बुला सकते हो, तो क्रेडिटर्स को क्यों फर्क पड़ेगा? क्रेडिटर्स आर एनीवेज विच नॉट डीलिंग विद द मेंबर्स, दे आर डीलिंग विद द कंपनी। कंपनी का गोइंग ऑन कंसर्न भी चालू है और कंपनी ने डिफॉल्ट किया सपोज, और क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया, क्या क्रेडिटर मेंबर से पैसा मांग सकता है? अगर आपकी अनलिमिटेड कंपनी है तो भी क्या मांग पाएगा? कैसे मांगेगा बेटा? कंपनी से मांगेगा ना, वो मेंबर से क्यों मांगेगा? पार्टनरशिप में नहीं ऐसा होता है। पार्टनरशिप में आप पार्टनर से डिमांड कर सकते हो, बट कंपनी में कंपनी अलग, मेंबर अलग। और अगर क्रेडिटर ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है तो क्रेडिटर किससे पैसा मांगेगा? मेंबर से। किससे पैसा मांगेगा? कंपनी से ना। भले ही मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्रेडिटर जब चाहे अपने मन के हिसाब से मेंबर से पैसा डिमांड नहीं कर सकता है। अनलिमिटेड कंपनी में भी मेंबर्स की लाइबिलिटी एक ही केस में अराइज होती है, एंड दैट इज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। ओके, कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? कंसोलिडेट, जोड़ना, सब डिवाइड, तोड़ना। से फॉर एग्जाम्पल मेरे शेयर्स 10-10 रुपए के हैं फेस वैल्यू, मैं क्या करूंगी? 10 शेयर्स का एक शेयर दूंगी 100 रुपए का, और उसी का उल्टा अगर एक शेयर मेरा 100 रुपए का है उसको मैं स्प्लिट करूंगी, उसको कहते हैं शेयर स्प्लिट। 10-10 रुपए के 10 शेयर्स मैं आपको दूंगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल, जब आप कैपिटल क्लॉज में लिखते हो, आप लिखते हो ये टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल है डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड देयर फेस वैल्यू। तो कुछ भी चेंज हो रहा है आपका कैपिटल क्लॉज तो अल्टर हो ही रहा है, इसलिए दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू अल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज। तो देखो, इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, एंड लास्टली इज conversion of share into stock and stock into shares. A lump sum of shares is known as a stock. A lump sum of shares is known as a stock. Okay, तो आपके पास 50 शेयर्स है, आपके पास 100 शेयर्स है, इसके पास 10 शेयर्स है, इसके पास 5000 शेयर्स है। आपके 50 शेयर्स का जब मैं एक ही यूनिट बनाती हूं, उस यूनिट को कहते हैं एज अ स्टॉक। आपके 50, इसके 100, इसके 10, इसके 5000, तो इसके 10 शेयर्स का एक यूनिट में बनाओगी जिसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक। सो अ लमसम ऑफ शेयर्स इज नोन एज अ स्टॉक। अ लमसम ऑफ शेयर्स इज नोन एज अ स्टॉक। ओके, तो जब आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो उसकी फेस वैल्यू नहीं रहती है, उसकी फेस वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए आपका कैपिटल क्लॉज हो जाता है अल्टर। इट्स जस्ट द टोटल अमाउंट, दैट्स इट। एक ही यूनिट होता है स्टॉक का, इसका एक यूनिट, इसका एक यूनिट, आपका एक यूनिट, मेरा एक यूनिट, इसका एक यूनिट, आप लोगों का एक ही यूनिट रहेगा। कोई फेस वैल्यू नहीं, यूनिट वाइज तो एक ही यूनिट है, सिर्फ टोटल अमाउंट वैसा का वैसा है। बट क्योंकि अब देर इज नो फेस वैल्यू एंड देर आर नो नंबर ऑफ शेयर्स, वी से यहां पर क्या हुआ है? आपका कैपिटल क्लॉज हुआ है अल्टर। ठीक है, तो 5 केसेस है तब क्या होता है? आपका कैपिटल क्लॉज होता है अल्टर। कौन से 5 केसेस? इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक and stock into shares. ओके, और वही एसआर पास करके, रेजोल्यूशन पास करके आप क्या करोगे? आपके कैपिटल क्लॉज को कर सकते हो अल्टर। तो एक आखिरी अल्ट्रेशन बचा हुआ है एंड दैट इज अल्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज नेम। यही नेम क्लॉज का अल्ट्रेशन पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं और एक सेक्शन जो नेम से ही रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 16। हाँ,
आदित्य पूछ रहा है मैम कंसोलिडेशन और सब डिविजन में फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स ही चेंज होते हैं, अमाउंट चेंज नहीं होता क्या? अमाउंट कैसे चेंज होगा? एक मिनट आदित्य सुनो, आदित्य ये खास आपके लिए। सपोज मेरे पास पहले 1 लाख शेयर्स है 10 रुपए के, कितना टोटल अमाउंट हुआ? अब मैं कंसोलिडेट कर रही हूं 10 शेयर्स इंटू 1, तो अब 10 शेयर्स इंटू 1 अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूं तो अब ये 10,000 शेयर्स हो जाएंगे, फेस वैल्यू 100 हो जाएगा। बट अभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अमाउंट पहले भी 10 लाख था और अभी भी 10 लाख ही है, बराबर ना? तो यहां पे आदित्य अमाउंट चेंज नहीं हो रही है। आप ये करो, इसको क्या कहते हैं हम? कंसोलिडेशन। या अगर आप ये भी करो तो भी अमाउंट चेंज नहीं होता, बराबर ना? तो आदित्य आई होप यू गॉट द आंसर। चेंज इन नेम के लिए आ जाओ, नेम। अब देखो दो बातें हैं, नाम चेंज हो सकता है वॉलंटरली और नाम चेंज हो सकता है कंपल्सरली, दोनों भी बातें हैं। अब नाम कब चेंज होता है? वॉलंटरली। कंपनी को अगर लगे उसका नाम चेंज करना है, जैसे कि आज हमारी कंपनी का नाम है स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, अगर हम चाहे सर और मैं, हम चेंज कर सकते हैं उसको टू स्वप्निल एंड अंकिता पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो चेंज है ये कैसा चेंज है? वॉलंटरी या कंपल्सरी? मोदी जी ने हमको कहा नाम चेंज करो, या सर को नोटिस भेजा बीवी का नाम भी आना चाहिए? सो दिस वाज जस्ट अ वॉलंटरी चेंज इन द नेम। कोई भी कंपनी जब चाहे अपना नाम वॉलंटरीली चेंज कर सकती है। ऑब्वियसली अगर आपको नाम चेंज करना है यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई भी अल्टरेशन के लिए हाँ यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बट नाउ आप खुद सोचो, एसपीसी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में, तब से नाम एसपीसी है। अब लोग उसको जानते ही है एसपीसी के नाम से। बहुत ही रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि नाम चेंज हो रहा है। अगर किसी कंपनी का नाम ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश हो चुका है, व्हाई विल वी चेंज इट? समझ रहे हो आप? 2010 से इस कंपनी का नाम एसपीसी है। वी डोंट वांट टू चेंज इट राइट नाउ, एंड बहुत ही जेन्युइन रीजन हुआ तो ही हम नाम चेंज करेंगे, बिकॉज वी नो इवन द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द नेम एसपीसी एसपीसी एसपीसी। हाँ, सो नाउ इट्स अ गुडविल, इट्स अ ब्रांड नेम। बट अगर हम चेंज कर रहे 1% चांस हो सकता है, 1% कि कुछ गलत इंटेंशन से हम नाम चेंज कर रहे हैं। चलो मान लेते 99% लोग गलत नहीं है, बट हम तो वो 1% लोगों को देखना चाहते हैं ना। कोई अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट क्रेडिटर को गुमराह करना चाहता है इसलिए नाम चेंज कर रहा है, कुछ तो उसके मन में पाप है, गलत है, इसलिए नाम चेंज कर रहा है, वी डोंट नो। तो इसलिए हमने कहा है आप अगर वॉलंटरीली भी नाम चेंज कर रहे हो, आप अगर वॉलंटरीली भी नाम चेंज कर रहे हो, वी वुड वांट यू टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाल खराब हो गए ना मेरे माइक की वजह से। कुछ नहीं, जस्ट अ गर्ल थी। वो देखो कैसे देख रहा है मेरे को। कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं बोला मैंने। सुना? तो यहां पर आप अगर नाम वॉलंटरीली भी चेंज कर रहे हो, यू नीड टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रपोज नेम। और मैंने आपको बताया था जब हम सेक्शन नंबर
4 कर रहे थे और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड भी हमने बातें करी थी। एग्जिस्टिंग कंपनी अपना अगर नाम चेंज करती है तो वो नाम रिजर्व करके रखती है, और ये प्रपोज नेम रिजर्व किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो नाम रिजर्व होता है 20 डेज, बट एग्जिस्टिंग कंपनी जब अपना नाम चेंज करना चाहती है तो नाम रिजर्व रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ओके, और इसी बीच आप मीटिंग बुलाओगे, मीटिंग बुला के आप एसआर पास कराओगे। एसआर अगर पास हो गया तो फिर आप क्या करोगे, जो भी एसआर से पास हुआ अप्रूव नेम है उसी से आप आपका नाम करवा लोगे चेंज। सो इससे हमारा NRLOC हो गया। बट नाम से रिलेटेड और एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 16। हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट को पता चलता है, सीजी को, आरओसी ने तो आपका नाम ग्रांट करवा लिया था और आप उसी नाम से इनकॉर्पोरेट हो गए थे, बट पापा को पता चलता है आपका नाम डिजायरेबल नहीं है। पापा को, मम्मी आरओसी, मम्मी ने तो नाम अलॉट कर दिया था, बट कहीं और से पापा को पता चलता है आपके कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का नाम, या तो आपके कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का ट्रेडमार्क। जैसे मैंने नाम रख दिया टाटा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, लोगों को लगेगा मैं टाटा की रिश्तेदार हूं, या रतन टाटा ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसलिए तो हमने टाटा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड नाम लिख दिया है। तो इससे क्या लोग गुमराह हो रहे हैं? तो ये चीज सही है या गलत है? चिट्ठी आ जाएगी मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की कि देखो आपके कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का नाम, या तो नॉट ओनली नेम, हम तो कहते हैं आपके कंपनी का नाम अगर सिमिलर है टू अनदर कंपनी का ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क समझता है आपको? जैसे अभी 197 कम्युनिकेशन, उसका ट्रेडमार्क है पेटीएम। पेटीएम कंपनी का नाम नहीं है, उसकी ट्रेडमार्क का नाम है, पता है ना? हाल ही में आपने कंपनी के बारे में काफी कुछ सुना होगा, गलत सुना होगा, मतलब बुरी बातें आपने सुनी होगी। कितनी बार आरबीआई ने बोला था विजय शेखर शर्मा को कि आप नॉर्म्स फॉलो करो, आधार कार्ड से लिंक करो, आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी फॉलो करते हो, आरबीआई के प्रोविजंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं सुना विजय शेखर शर्मा ने, बच गई बैंड कंपनी की। क्या गिर रहा है शेयर प्राइस उसका, हर रोज गिर रहा है लोअर सर्किट पे, और हर रोज हम सोच रहे हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, लेट गई अभी कंपनी। हाँ सच में है, किसी के पास पेटीएम के शेयर्स थे, निकाल दिए ना सही समय पे कि न्यूज आने के बाद? हाँ, तो आपका प्रॉफिट था या लॉस हुआ? निकल गया। नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस भी समझ सकते हैं। ठीक है, जितनी लुभावनी ये दुनिया है उतना ही बड़ा रिस्क भी है। आजकल कुछ भी हो सकता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। मार्केट देख रहा है क्या तू? क्या है आज के हाल पेटीएम के? आज भी कुछ खास नहीं हो गए, उम्मीद छोड़ दी अभी। आज अप है मार्केट, निफ्टी ज्यादा नहीं, ठीक है 0.5%। ठीक है चलो कोई बात नहीं। सपोज मेरी कंपनी का नाम किसी कंपनी के ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तब भी मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस इशू कर सकता है टू चेंज माय कंपनीज नेम। ओके, तो जैसे ही मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस आता है कि मेरे कंपनी का नाम अनडिजायरेबल है, आई हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स इन ऑर्डर टू चेंज माय कंपनीज नेम, दैट टू विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। और यहां पे जो रेजोल्यूशन लगता है दैट इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दैट इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन।
यहां पे भी आई विल नीड टू टेक द अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रपोज नेम. ओके, नहीं तो नाम पहले सिमिलर था पेटीएम जैसे, अब नाम रख दिया फोन पे, गूगल पे, दूसरे से सिमिलर करवा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए. इसलिए नया भी जो नाम आप प्रपोज कर रहे हो ना, उसके लिए भी आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेना पड़ेगा. रिजर्व करोगे 60 डेज के लिए नाम, और आप अलोंग विद दैट OR पास करके मेंबर्स से भी अप्रूवल लोगे फॉर योर न्यू नेम. जो भी है सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द टाइम यू गॉट द नोटिस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ऐसे करके कंपनी अपना नाम चेंज करेगी, एंड दैट वुड बी कंपल्सरी चेंज इन द नेम. सो दिस फॉल्स अंडर सेक्शन नंबर 13 एंड दिस फॉल्स अंडर सेक्शन नंबर 12. दोनों भी केस में आपको प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना ही पड़ेगा. हाँ, ये 13 वॉलेंट्री और ये 16 जो कंपल्सरी है. ऐसा हुआ, सॉरी माय बैड. गुड, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो मतलब आप. ये जो है, ये मैं वापस से रिपीट करती हूं, ये है सेक्शन नंबर 16. कंपल्सरी इज फॉलिंग अंडर रेक्टिफिकेशन, गलती को सुधारना. एंड दिस इज वॉलेंट्री. खुद होके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको नाम चेंज करने बोला है, एक ए ऐड करने बोला, एक के ऐड करने बोला, या ऐसे ही बीवी का नाम ऐड कर दिया, बच्चे का नाम ऐड कर दिया. दिस इज वॉलेंट्री. वॉलेंट्री फॉल्स अंडर 13 सेक्शन 13. कंपल्सरी फॉल्स अंडर सेक्शन नंबर 16. बट दोनों के द्वारा आपकी कंपनी का नाम हो रहा है चेंज. ओके, फोटो ले लेते इसका. तो मैंने इसी पेज पे 13 के साथ साथ ही 16 लिखा है, क्योंकि आप जब साथ में पढ़ोगे तभी आपको मजा आएगा. तो देखो, नेम क्लॉज जब आप चेंज कर रहे हो ना, आप 13 पढ़ो 16 पढ़ो. रजिस्टर्ड ऑफिस की जब आप बात कर रहे हो, आप 12 पढ़ो और 13 पढ़ो. जब आप कैपिटल क्लॉज को पढ़ रहे हो, आप 13 पढ़ो और 61 पढ़ो. इंडिविजुअली आप सेक्शंस को नहीं पढ़ सकते हो, है ना. जब कोई क्लाइंट आएगा, ऐसे थोड़ी ना बोल के आएगा कि सेक्शन 13 के हिसाब से मैं नाम चेंज कर रहा हूं, या सेक्शन 16 के हिसाब से नाम चेंज कर रहा हूं. वो तो आपको जज करना पड़ेगा कि 13 में है या 16 में है, 12 में है या 13 में है रजिस्टर्ड ऑफिस. तो आपको तो सभी चीजों का एक साथ नॉलेज होना जरूरी है ना. क्या आप ऐसा बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो विद इन द सेम स्टेट शिफ्ट मत कर. 12 नहीं पढ़ा था मैंने, 13 ही पढ़ा है. तो स्टेट के ही बाहर चले जा डायरेक्टली, स्टेट के अंदर मत शिफ्ट होना. ऐसा होने वाला है नहीं. तो यू आर सपोज टू अप्लाई योर ब्रेन्स. ये 12 फॉल कर रहा है, 13 फॉल कर रहा है. अगर 12 है तो क्या प्रोसीजर है, 13 है तो क्या प्रोसीजर है. समझ रहे हो आप. तो ये सारी चीजें इसीलिए सिंक में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आज इतना ही चार्ट करेंगे. आपके क्वेश्चन बैंक पे आ जाइए. नहीं लाया क्वेश्चन बैंक? ऐसे मत करो बेटा, मैंने बोला है हर रोज क्वेश्चन बैंक लाया करो. क्योंकि हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए होमवर्क के लिए, और अभी भी हम एक क्वेश्चन करेंगे. आपको पता तो होना चाहिए ना, जो थियोरी कर रहे हो उसके क्वेश्चंस आईसीआई कैसे पूछती है, होना चाहिए या नहीं पता. क्वेश्चन 1 तो आपका होमवर्क के लिए दिया था हमने. एक 3A भी बाकी है, कल मेरे को याद कराना. 3A क्वेश्चन 9.
One of the matters contained in the articles of Dhiman Foundation incorporated as a limited company under section number 8. कितना फेवरेट है सेक्शन 8? कितने क्वेश्चंस पूछे 8 के ऊपर? सेक्शन 8 मतलब क्या? एनपीओ है ना, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट. सो हाँ सुनो, मेरे को आपको ये बात बोलनी थी. जब भी सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके लिए क्या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है. और इनकॉर्पोरेशन के वक्त क्या आप मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट करते हो? इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेट करते वक्त सबसे पहले 2 डॉक्यूमेंट्स जो आप भरते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर वो पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, कंसेंट एंड वगैरह वगैरह. तो देखो आप मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों देते हो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो. और अगर आप सेक्शन 8 कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, सेम ही प्रोसीजर होता है, बट यू रिक्वायर द लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. खैर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी डेलीगेट कर दिया है पावर आरओसी को, बट लाइसेंस की जरूरत है. अगर आप इस मेमोरेंडम को छेड़ रहे हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के वजह से नाम चेंज हो रहा है, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आपको जैसे आपने इनकॉर्पोरेशन के वक्त सीजी का अप्रूवल लिया था, मेमोरेंडम चेंज करते वक्त भी सीजी का अप्रूवल लगता है. ओके, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी सेक्शन 8 कंपनी. इनकॉर्पोरेशन के वक्त भी सीजी का अप्रूवल लगता है और मेमोरेंडम को चेंज करते वक्त भी सीजी का अप्रूवल लगता है. कोई भी क्लॉज आप मेमोरेंडम का चेंज क्यों ना कर रहे हो, आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी. तो अब देखो यही सेक्शन 8 कंपनी में क्या हुआ, आर्टिकल्स को अल्टर करना था. अच्छा, आर्टिकल्स को अल्टर करना बता ही देती हूं. चलो, सेक्शन 14 इज अबाउट अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स. सेक्शन 14, आज हमारा अभी तक 13 और 16 हुआ है, अभी मैं 14 बात कर रहा है आर्टिकल्स के अल्ट्रेशन के बारे में, जो बहुत इजी है. आर्टिकल्स को अल्टर किया जाता है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. जब भी आप आर्टिकल्स को चेंज कर रहे हो, मेक इट श्योर दे शुड बी इन लाइन विथ मेमोरेंडम, they should be in line with the Companies Act, and they should be in line with all the judicial decisions. Articles cannot override, memorandum cannot override, Companies Act cannot override judicial decisions. And articles में कोई भी clause ऐसा नहीं होना चाहिए जो illegal है. But अगर आप section 8 कंपनी का आर्टिकल चेंज कर रहे हो, तो सेक्शन 8 कंपनी का आर्टिकल चेंज करते वक्त आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है अप्रूवल. ओके, ये सेक्शन 8 कंपनी अपना आर्टिकल चेंज कर रही है ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. हाउएवर, सच अल्ट्रेशन वाज ऑपोज्ड बाय ध्वज एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म विच इज इट्स मेंबर. सेक्शन 8 कंपनी में क्या पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है? यस, दिस इज अ प्रिविलेज दैट वी हैव गिवन टू सेक्शन 8 कंपनी. जैसे सेक्शन 8 कंपनी में 21 डेज की नोटिस नहीं होती है, 14 डेज की होती है. उनको रेम्यूनरेशन कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी बनाने की जरूरत नहीं होती है. नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं होती है. और एक प्रिविलेज है कि ये कंपनीज जो होती है उसमें पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकता है. तो यहाँ पे ये ध्वज एंड कंपनीज अ पार्टनरशिप फर्म, जो ये सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर है, वो कहता है कि ये जो अल्ट्रेशन है ना, ये वैलिड नहीं है. अब आप बताओ, सेक्शन 8 कंपनी अगर अपने आर्टिकल्स अल्टर करना चाहती है, एसआर तो पास करेगी, प्लस किसका प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. इस कंपनी ने, धीमान फाउंडेशन ने, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लिया? नहीं लिया. तो क्या यह अल्ट्रेशन वैलिड होगा? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 cannot alter its article except with the previous approval of the central government. तो यहां पे ये बंदे ने जो क्वेश्चन रेस किया है वो सही है, सही है ना? Contention of Dwaj and company is valid and company cannot change its article if it wants to take the previous approval of the central government, pass an SR, then file MGT 14 with the ROC. तो ही आपका अल्ट्रेशन विल बी अ वैलिड अल्ट्रेशन. गॉट इट? और एक होमवर्क क्वेश्चन आपको बता देती हूं.
जो वापस से सेक्शन 8 का ही देखो जरा। क्वेश्चन 11 इज योर होमवर्क। होमवर्क मतलब रीड नहीं करना है माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, आपको ये आंसर लिखना है। बिगर आंसर पीप किए। नेक्स्ट टाइम अभी बच्चों को मैं होमवर्क के क्वेश्चन का स्पेस इधर रखूंगी, आंसर ही नहीं दोगे, सो दैट दे डोंट चीट देमसेल्व्स। यू ऑल आर नॉट चीटिंग मी, यू ऑल आर चीटिंग योरसेल्व्स, है ना। नहीं आया कोई बात नहीं, बच्चा इज्जत से टेक्स्ट बुक निकालेगा, 4 बार रीड करेगा, उसमें से डिसाइड करेगा कि क्या लिखना है, उस बहाने से उसका 4 बार रीडिंग हो जाएगा। ये सब कुछ तो नहीं लिख सकता है, उसको उतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। उसके लिए 2 बार तो मिनिमम रीडिंग करनी पड़ती है। एक बार वो रीडिंग करता है प्लेन, फिर वो डिसाइड करता है क्या लिखना है क्या नहीं, और फिर वो वापस रीड करता है क्रॉस चेक करने के लिए। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करोगे, है ना। सो क्वेश्चन 11 इज योर होमवर्क फॉर टुडे, है ना। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। और एक होमवर्क है, 2 है ना होमवर्क। क्वेश्चन 14 यहां पर है ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्टरेशन। डिस्कस कर लेते हैं, चल ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर चेंज करना है, रेजोल्यूशन कौन सा है? फॉर्म नंबर MGT 14 टू बी फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ प्लस डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन टू एग्जिट। 2 न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, कौन से इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर। तो ये 2 अलग बातें हैं, इसलिए इसी के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 11, दीज 2 क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क। सी यू टुमारो, बाय बाय। स्वप्निल सर मोस्टली मंडे से रिज्यूम करेंगे, ठीक है। आज क्या होता है, 12 बजे आज एंजियोग्राफी है। अगर एंजियोप्लास्टी होती है तो मे बी फिर उनको आईसीयू में ही रखेंगे पापा को। मे बी फिर जब भी डिस्चार्ज देंगे देन ही विल स्टार्ट रिज्यूमिंग। और अगर नहीं ज़रूरत पड़े तो अच्छी बात है, फिर आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा तो सर कल भी ले सकते हैं क्लास। लेट्स सी, वट एवर इट इज़ वील अपडेट। थैंक यू, सी यू टुमारो। हाँ बोलना बेटा। हाँ